नमस्कार, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ तक हमने देख लिया था इसको, पद्धतियाँ हमने देख ली थी और आज हम इससे आगे का पढ़ेंगे। आशा है आपको याद भी हो गया होगा, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का उद्देश्य है वो एक ही है कि आपको चीज़ें याद हो। ऐसे नहीं कि पढ़ लिए है, याद नहीं हो रहा है। मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि आपको चीज़ें याद हो, और आपका भी लक्ष्य यही होना चाहिए कि भले ही हम कम पढ़े, लेकिन जो पढ़े वो हमें याद होनी चाहिए। तो आज हम पद्धति के आगे देखेंगे। यहाँ तक हमारा पद्धति कितनी थी? 4 थी। चारों के हमें नाम याद होने चाहिए, चारों में क्या था, सबसे उत्कृष्ट पद्धति कौन सी थी, और जो पद्धतियाँ थी उनमें अलग अलग लेखक कौन कौन से थे, ये सब हमने देख लिया था और हमें याद भी हो गया था। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसके नीचे ये लाइन लिखी हुई है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है इतिहास के बारे में, यानी इतिहास क्या होता है इसकी परिभाषा उन्होंने एक दे रखी है। तो ये परिभाषा हम देखते हैं कि क्या है। तो देखिए, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में ये लाइन काफ़ी बार पूछी गई है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतने महत्वपूर्ण है कि उनकी किताब से यूं का यूं मैटर उठाया जाता है, और ज़्यादातर यूं कहे कि 90% चीज़ें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक में से आता है, तो कोई ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये चीज़ हम भी समझ सकते हैं कि जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतने महत्वपूर्ण हैं, इनका योगदान इतना ज़्यादा है, तो फिर उनका साहित्य इतिहास के बारे में जो वाक्य है वो बिल्कुल पूछा जा सकता है परीक्षा में, और बहुत बार आया भी है। हालांकि ये चारों लाइनें, जो 4-5 लाइनें हैं, वो सारी नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो लाइन आई है वो एक की लाइन आई है। कई बार पूरा जो वाक्य है उनका कहा हुआ वो पूरा भी कई बार नेट जैसी परीक्षाओं में पूरा भी आता है। लेकिन हमारी जो आरपीएससी की परीक्षाएं हैं या अन्य जो राज्य की परीक्षाएं हैं हिंदी से संबंधित, उनमें पूरा नहीं आकर के ये एक लाइन आती है जो यहाँ से लेकर के आपको दिखाई दे रही है यहाँ तक। तो हमें भी लगभग पूरा पूरा याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये लाइन बिल्कुल भी नहीं भूलनी है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों का सामंजस्य सामाजिक परिस्थितियों के साथ करते हुए लिखना ही साहित्य इतिहास कहलाता है। अब इसमें हमें ये एक लाइन याद रखनी है, और इसमें भी हमें ये कीवर्ड पकड़ लेना है कि जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब। यानी ये कीवर्ड हमें कहीं भी दिखे, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, इतना हमें ध्यान रखना है। तो प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। ये वाक्य किसका है साहित्य इतिहास के बारे में? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब आता है आधारभूत सामग्री। साहित्य इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री क्या होती है, यानी कि जब साहित्य इतिहास लिखा गया तो किस आधार को माना गया, या किस आधार को लेकर के साहित्य इतिहास को लिखना प्रारंभ हुआ, या जिसने भी शुरुआत करी इसकी, जैसे कि हम पढ़ते हैं गारसा दत्तासी ने इसकी शुरुआत करी, वर्णानुक्रमी पद्धति अपनाई, तो उन्होंने किसको आधार बनाया होगा या किन पुस्तकों का सहारा लिया होगा, और उसके बाद में साहित्य इतिहास लिखा होगा। तो उनमें 4-5 नाम आते हैं, जिनमें 5 नाम मुख्य रूप से हमें याद रखना है। तो पहला नाम है 84 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता गोसाई गोकुलनाथ की लिखी हुई है, और इसमें वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन है। 84 वैष्णवन की वार्ता ये गोसाई गोकुलनाथ का लिखा हुआ है, जिसमें वल्लभाचार्य के कितने शिष्यों का वर्णन है? 84 शिष्यों का वर्णन है। और इसमें गोसाई गोकुलनाथ ने मीराबाई को भला बुरा कहा है।
ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें मीराबाई को भला बुरा तक कहा गया है, तो वो है गोसाई गोकुलनाथ की 84 वैष्णवन की वार्ता। और इसी के आगे इनका दूसरा जो इन्हीं का है, गोसाई गोकुलनाथ का है, वो भी इन्हीं का है, 252 वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता गोसाई गोकुलनाथ का है ये भी, और ये है विठलनाथ के 252 शिष्यों का वर्णन। 84 में है 84 और 252 में 252, ये तो हमें इनके नाम से ही पता लग रहा है। इसमें 84 शिष्य हैं, इसका नाम ही यही है 84 वैष्णवन की वार्ता। और इसमें 252 शिष्य हैं जिसमें नाम ही है 252 की, ये हिंदी में नाम है और ये गणितीय संख्या है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि 84 वैष्णवन में 84 शिष्यों का वर्णन है, 252 वैष्णवन में 252 शिष्यों का वर्णन है। अब हमें याद क्या रखना है, हमें याद इतना रखना है कि इसको लिखा किसने, इन दोनों को लिखा किसने, तो दोनों के ही रचयिता गोसाई गोकुलनाथ है। और दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि 84 वाले यानी जो कम शिष्य हैं वो है वल्लभाचार्य के, और जो अधिक शिष्य हैं वो है विठलनाथ के। यानी दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि इसमें 84 वाले में जो 84 शिष्य हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, और 252 जो शिष्य हैं वो विठलनाथ के शिष्य हैं। ठीक है, दो हमारा हो गए। दो आधारभूत सामग्री के अंतर्गत, यानी इतिहास लेखन के लिए जो आधारभूत सामग्री ली गई, अपनाई गई, उसमें दो है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। दोनों को ही गोसाई गोकुलनाथ ने लिखा है। और जो 84 वैष्णवन की वार्ता है इसमें मीराबाई को भला बुरा कहा गया है, और 252 वैष्णवन की वार्ता है इसको भी गोसाई गोकुलनाथ ने लिखा है, लेकिन इसमें विठलनाथ के 200 शिष्यों का वर्णन है। जो 252 वैष्णवन की वार्ता है जो गोसाई गोकुलनाथ ने लिखी है, इसमें इसके बारे में एक बात आती है कि जो इनके पुत्र है हरिराय, इनके जो पुत्र है हरिराय जो इसके लिपिकार रहे हैं, यानी इन दोनों ग्रंथों के लिपिकार रहे हैं। गोसाई गोकुलनाथ ने बोला है और लिपिबद्ध जो किया है इन दोनों को, वो किया इनके पुत्र हरिराय ने। और इन दोनों को तो इन्होंने लिपिबद्ध किया है, यानी अपने पिता के ग्रंथ को उन्होंने लिखने का काम किया है। और दूसरा, इन्हीं के ऊपर यानी इसके ऊपर 252 वैष्णवन की वार्ता के ऊपर जो इनके पुत्र हैं गोसाई गोकुलनाथ ने, उन्होंने भाव प्रकाश नाम से टीका लिखी है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि भाव प्रकाश नाम से टीका किसने लिखी, तो वो गोसाई गोकुलनाथ के पुत्र हरिराय ने लिखी। और जो लिपिबद्ध करने का कार्य है वो किसने किया, जो 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता है उनको लिपिबद्ध करने का काम है वो हरिराय ने किया है। तो ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन आता भी रहता है। अब हम आगे देखते हैं। 3 नंबर पर आता है भक्तमाल। भक्तमाल, तो भक्तमाल को नाभादास ने लिखा है। यानी एक हमने पढ़ा 84 वैष्णवन की वार्ता, दूसरा हमने देखा 252 वैष्णवन की वार्ता, तीसरा है भक्तमाल। भक्तमाल को किसने लिखा, नाभादास, इनका मूल नाम नारायण दास। अब इसमें उन्होंने छपे छंदों का प्रयोग किया है, और कितने छपे उन्होंने लिखे हैं, तो 316, ये याद रखना है। और इसमें किसका वर्णन है, तो इसमें 200 राम भक्त कवियों का वर्णन है। और इसमें एक बात इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण जिसे हम मान सकते हैं और क्वेश्चन भी आता है कि तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा गया है। यानी एक तो यह प्रश्न सीधा सीधा बनता है कि तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है, तो कलिकाल का वाल्मीकि कहने वाले हैं नाभादास। और उन्होंने अपनी किस पुस्तक में या किस ग्रंथ में तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है, तो वो है भक्तमाल। ये हमें याद रखना है, बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है और आगे भी आने की संभावना है। फिर 4 नंबर पर है कालिदास हजारा। कालिदास हजारा को इन्होंने अपने नाम से ही
लिखा है कालिदास त्रिवेदी इनका नाम, और अपने ही नाम से इन्होंने लिखा है कालिदास हजारा। हजारा क्यों? क्योंकि इसमें 1000 पद थे। इसमें 1000 पद थे। ये हमें नाम से ही पता चल रहा है कि कालिदास हजारा है, तो कालिदास तो लेखक हो गए, और हजारा इसलिए क्योंकि इसमें 1000 पद है। अब पद तो 1000 है, लेकिन कवि कितने हैं? तो कवि है 212, मात्र 212 कवियों को इन्होंने वर्णन किया है। अगला जो आधारभूत सामग्री में जो ग्रंथ आता है वो है गुरु ग्रंथ साहिब। इसको भी आधारभूत सामग्री के रूप में लिया जाता है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे कवियों का वर्णन है, जिसका जो संकलन करता है वो है गुरु अर्जुन देव, और इसमें कबीर है, नानक है, रैदास है, नामदेव है, आदि संतों के पद संकलित है। और यहाँ तक कि मीरा और सूर जैसे सगुण कवियों का इसमें वर्णन है। यानी ये तो है ही जो निर्गुण भक्त है, इनके अलावा भी मीरा और सूर जैसे सगुण भक्त कवियों का भी इसमें वर्णन किया गया है। तो ये 5 जो आधारभूत सामग्री है, इन्हीं के आधार मानकर या इन्हीं को आधारभूत सामग्री के रूप में लेकर के पूरा साहित्य इतिहास है वो लिखा गया। तो जैसे हमने 4 जो पद्धतियाँ याद करी थी, वैसे ही आपको जैसे ही नाम आए कि आधारभूत सामग्री कौन कौन सी है या कौन कौन सी आधारभूत सामग्रियाँ साहित्य इतिहास लिखने के लिए काम में ली गई, तो आपको अपने दिमाग में 5 नाम अच्छे से आने चाहिए। अच्छे से आपके दिमाग में 5 नाम क्लिक करने चाहिए कि हाँ 5 नाम कौन कौन से थे, और उन 5 के बारे में पूरी जानकारी आपको जैसे ही वो 5 नाम आए, उनके रचयिता, वो ग्रंथ कौन से थे, उनके रचयिता कौन थे, उनमें खास बात क्या थी, या ऐसी 1-2 लाइनें जो विशेष क्या थी जिसके बारे में प्रश्न आता रहा है या आगे आने की संभावना है। तो आप पीछे के प्रश्न पत्र सोल्व करेंगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि ऐसे प्रश्न बने हुए हैं या नहीं हैं। तो इससे भी एक आपको आइडिया लगेगा कि हाँ प्रश्न कहाँ से बनते हैं और कैसे बनते हैं। हर एक लाइन से आप मान सकते हैं कि हर एक लाइन से प्रश्न बनता है, और एक एक लाइन से 2 तरीके से 3 तरीके से प्रश्न बन सकता है। जैसे ये है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा गया है, किसने कहा? नाबदास ने कहा, किस ग्रंथ में कहा? भक्तमाल में कहा। और कलिकाल का वाल्मीकि किसको कहा गया है? तो तुलसीदास को कहा गया है। 4 प्रश्न हो गए। वैसे ही इसमें कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? कौन से छंद का? तो छपे छंद का। कितने छपे का प्रयोग किया गया है? तो 316 छपे का। इस तरह से पूरी जानकारी आपको रखनी है। यानी पहले ऊपरी उसकी पूरा आधार है वो तैयार करो, फिर उसके अंदर चीज़ें धीरे धीरे ऐड करते जाओ, धीरे धीरे उन चीज़ों को भी याद करते जाओ। इस तरह से आपको पूरी हर एक चीज़ आपको याद कर लेनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 4 पद्धतियाँ हो गई और 5 जो हमारी आधारभूत सामग्रियाँ हो गई। इसके बाद में हम देखते हैं एक तरह से पूरा सार जो अब तक हमने पढ़ा, उसका एक तरह से पूरा सार देख लेते हैं। हालांकि वो सारी चीज़ें अभी आई नहीं है, वो आगे आने वाली है, लेकिन फिर भी ये मैंने पेज खाली था तो मैंने इसी पेज पे बना लिया, बाकी ये चीज़ें आगे आएगी। देखिए, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ये लिखा है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ये लिखा है, नाम आ गया था पीछे, तो ये लिखा है गारसादत तासी। अब इतना नाम लिखते ही हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि इनकी पद्धति कौन सी थी। अगर हमारे दिमाग में वो चीज़ आ रही है कि जब पहला साहित्य इतिहासकार गारसादत तासी है और इनका साहित्य इतिहास प्रथम साहित्य इतिहास है, तो उन्होंने पद्धति कौन सी अपनाई होगी। तो हमने पढ़ा था कि वर्णानुक्रमिक पद्धति थी जो सबसे पहले जिस इतिहासकार ने अपनाई थी वो थे गारसादत तासी और एक थे शिव सिंह सिंगर। ये दोनों नाम हमें याद होने चाहिए। अब पहला हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास है वो किसने लिखा, तो वो गारसादत तासी ने लिखा। कौन सा था, तो वो था इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तान, यानी गारसादत तासी ने लिखा था। उस ग्रंथ का नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तान। ये था हमारे हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्य इतिहास। अब ये कब लिखा गया, इसकी विशेषताएं क्या थी, कब प्रकाशन हुआ,
क्या क्या इसके मतलब इससे आगे जो लेखक हुए उनको इसका लाभ मिला, या क्या इसका भी आधार बना अगले आने वाले लेखकों के लिए, क्या इससे मदद मिली, ये सब आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमें इतना याद होना चाहिए कि प्रथम साहित्य इतिहास कौन सा था, इस्तवार दला लितरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। अब इस ग्रंथ को, ये इतना बड़ा ग्रंथ है और इसमें जो भाषा है वो भी इसकी फ्रांसीसी भाषा है, तो हमें थोड़ा अजीब भी लग रहा है, लेकिन हमें ऐसे ही इसको रट लेना है एक तरह से। जैसे हम किसी विदेशी खाने का नाम हमें याद नहीं होता है, या हमें याद नहीं आता है, हम देख भी ले तो भी हमें उसका नाम नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, हम 2-4 बार उसको बोलते हैं या 2-4 बार सामने देखते हैं तो हमें याद हो जाता है। वैसे ही हमें इधर उधर घूमते हुए इस नाम को बार बार बोलते जाना है, अपने दिमाग में घुमाना है कि हाँ वो ग्रंथ कौन सा था, इस्तवार दला लितरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। इस नाम को हमें 4-5 बार बोलना है, इधर उधर घूमते हुए बोले भलाई बोलना है, तो ये नाम हमें मुख ज़बानी याद होना चाहिए। दूसरा है हिंदी में लिखा हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास। अब यहाँ भी प्रथम साहित्य इतिहास है और यहाँ भी प्रथम साहित्य इतिहास है। फ़र्क इतना सा है कि यहाँ पर हिंदी का है, वो विदेशी भाषा का यानी फ्रांसीसी भाषा में था, लेकिन ये हिंदी में लिखा गया हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास शिव सिंह सरोज। अब इसकी महत्ता यानी इस ग्रंथ की महत्ता इस बात पर है कि ये पहला हिंदी का साहित्य इतिहास था। फिर है वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी वास्तव में हम किसको हिंदी साहित्य का इतिहास कह सकते हैं, वो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये भी अंग्रेजी नाम है, तो हम 2-4 बार बोलेंगे तो हमें याद हो जाएगा। ये यहाँ पर शिव सिंह ने लिखा और शिव सिंह सरोज नाम से लिखा, तो ये आसान है याद रखना, क्योंकि जिन्होंने लिखा उन्होंने अपने ही नाम से लिखा। ये लिखा था ग्रियर्सन ने, तो इसका नाम अंग्रेजी में, यानी उन्होंने अंग्रेजी में लिखा तो इसका नाम भी अंग्रेजी में है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हमें ऐसे ही इसको 2-4 बार बोलना है, याद रखना है, बिना देखे लिखने का प्रयास करना है, तो हमें याद हो जाएगा। अगला है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार, यानी वहीं से वो प्रश्न जो पहला हमने पढ़ा था, हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास किसने लिखा था, तो वही आदमी प्रथम इतिहासकार भी हो जाएगा। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार, अब इसमें आया प्रथम इतिहासकार, यानी ऊपर आया था इतिहास, वो इतिहास कौन सा था, तो इस्तवार दला लितरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, और किसने लिखा था, गारसन दत्तासी। और किसके अनुसार है ये प्रथम इतिहास, किसके अनुसार है, कई लोग जो शिव सिंह सेंगर का है, शिव सिंह सरोज, उसको प्रथम इतिहास मानते हैं, कई लोग इसको मानते हैं द मॉडर्न वर्नाकुलर को, कई लोग इसी को जो पहली बार लिखा गया इसी को मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके पक्ष में नहीं हैं, वो या तो इसको मानते हैं पहला इतिहास या फिर इसको मानते हैं। तो नलिन विलोचन शर्मा, इनके अनुसार प्रथम इतिहासकार या प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो वो गारसन दत्तासी का ही है, ये हमें याद रखना है। अगला है हिंदी भाषा का प्रथम साहित्य इतिहासकार। अब आपको इसका उत्तर आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ लिया था कि हिंदी भाषा का प्रथम साहित्य, हिंदी भाषा में लिखा हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास कौन सा था, तो वो था शिव सिंह सरोज। अब यहाँ पर इतिहासकार पूछा है, यानी शिव सिंह सरोज को लिखने वाले कौन थे, तो वो हमें पता होना चाहिए कि कौन थे, क्योंकि शिव सिंह सरोज को हमें पता है कि शिव सिंह सेंगर ने लिखा था, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर। फिर अगला है वास्तविक अर्थों में साहित्य इतिहासकार, यानी वास्तविक अर्थों में साहित्य इतिहासकार कौन है। ऊपर प्रश्न आया था कि वास्तविक अर्थों में साहित्य कौन सा है, तब हमने नाम लिया था द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, तब हमने उसका नाम लिया था। अब इसमें पूछा है इतिहासकार, यानी वर्नाकुलर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को लिखने वाले कौन थे, तो उसमें हमें ध्यान रखना है ग्रियर्सन।
फिर उससे अगला है वैज्ञानिक इतिहासकार, यानी हमारे हिंदी साहित्य में किसे वैज्ञानिक इतिहासकार माना जाता है तो वो है गणपति चंद्र गुप्त। ये यहाँ तक हो गए जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण है, जो साधारण रूप से प्रश्न बनते हैं, जो हमें शुरुआत में हमें पता होना ही चाहिए, जो एक तरह से आधार है हिंदी साहित्य का, तो वो है। अब हम पढ़ते हैं, ये कुछ वाक्य हैं जो अगला जो लिखे हुए हैं जो वाक्य हैं, हालांकि ये आगे फिर से आ जाएंगे, लेकिन मैंने जगह पहले से छोड़ रखी थी। ये मेरे भी बाद में लिखे हुए हैं, बाद के लिखे हुए हैं, जो जो इम्पोर्टेंट लगते गए या जैसे जैसे कहीं से मिलते गए वाक्य या कहीं प्रश्नों में या ऐसे भी, तो वो लिखे हुए हैं, पहले नहीं लिखे हुए थे। ये मैंने जगह हर पेज में लगभग ऐसे इनको बिल्कुल खुला खुला सा लिखा है, और पेज में भी थोड़ी बहुत जगह रखी है मैंने, ताकि कभी भी कुछ भी जोड़ना हो तो उसमें लिखा जा सके। तो साहित्य जन समूह का विकास, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि साहित्य क्या है। बालकृष्ण भट्ट के नज़र में साहित्य क्या है, यानी बालकृष्ण भट्ट ने क्या बताया साहित्य के बारे में, तो उनका कहना है कि साहित्य जन समूह का विकास है। ये लगभग बहुत सारे लेखकों के हमें याद रखने पड़ेंगे कि साहित्य है क्या। तो जितने भी मतलब महत्वपूर्ण लेखक है उन सबका हमें याद रखना पड़ेगा, लेकिन ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और आगे भी आने के इसके चांस है। तो हमें ये याद रखना है कि साहित्य जनसमूह का विकास है। ये किसने कहा है, तो ये बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। हमें कीवर्ड्स पकड़ने हैं, हमें कीवर्ड्स याद रखने हैं। जैसे हमने रामचंद्र शुक्ल के लिए पढ़ा था कि रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य शुक्ल जी ने साहित्य क्या माना है। शुक्ल जी के अनुसार साहित्य क्या है, तो उनके अनुसार है चिदवर्तियाँ। संचित चिदवर्तियाँ, केवल इतना सा कीवर्ड था, यानी जहाँ भी संचित चिदवर्तियों का प्रतिबिंब लाइन आएगी हमें पता चल जाएगा कि ये शुक्ल जी की है। वैसे ही हमें ध्यान रखना है कि जन समूह पूरा याद रहे तो ठीक है, वरना जन समूह जहाँ आएगा वो बालकृष्ण भट्ट का है। फिर मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, यह ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये ग्रंथ है। ये इतिहास के बारे में है कि इतिहास क्या होता है, बालकृष्ण भट्ट ने बताया है। यह ग्रंथ है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप 1970, काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है ताकि एग्ज़ाम में आए और याद हो सके। जो चीज़ें नोट्सों में कहीं आगे पीछे नहीं लिखी हुई है वो इस तरह से लिखी गई है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चन सिंह का है, 1996 का ये लिखा गया है। हालांकि सेकंड ग्रेड में तो नहीं है इतनी ये सन इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर भी हमें आगे की तैयारी के लिए याद रखना चाहिए, तो इन सन को भी हमें ध्यान में रखना है। बाकी किताब का नाम तो हमें ध्यान में रखना है। ये ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है। फिर है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये है राम स्वरूप चतुर्वेदी का। इसमें से ये दो तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बच्चन सिंह वाला और राम स्वरूप चतुर्वेदी वाला, जो कि आगे की पढ़ाई करते हैं प्रोफेसर की सहायकाचार्य, तो उसमें तो इनकी किताबें पढ़ते भी हैं, जैसे मैंने भी ला रखी है। लेकिन फ़िलहाल जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए इनका नाम काफ़ी है। फिर है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, यह है सुमन राज्य का। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका है, यह है सुमन राज्य का। ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आया है और आगे भी आ सकता है। आधा इतिहास सुमन राज्य, यह है 2003 का, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी का है। संत शब्द की व्युत्पत्ति संत शब्द से मानी जाती है। यह आपके लिए अभी तो नहीं है, ये बाद की है, वहाँ पे जगह नहीं थी तो यहाँ पे लिख लिया, या मुझे जहाँ भी जगह मिलती थी या जैसे ही मैं कोई पढ़ रही होती थी और कहीं पर क्वेश्चन पढ़ रही थी तब मुझे ध्यान में जो आ जाता था मैं लिख लेती थी उनको।
तो संत शब्द की व्युत्पत्ति, यानी प्रश्न आ सकता है कि संत शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है, तो वो है शांत। अगला है साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। हमने जो पद्धति थी वो पढ़ ली है, और जो आधारभूत सामग्री साहित्य इतिहास के लिए, साहित्य इतिहास को लिखने के लिए किस आधारभूत सामग्री को अपनाया गया या आधार रूप में ग्रहण किया गया, तो उनको हमने पढ़ लिया है। आगे जो है साहित्य इतिहास लेखन परंपरा, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन आपको याद रखने के लिए इन चीज़ों को एक तरह से दिमाग में रखना है कि सबसे पहले जो तत्व थे वो थे, उसके बाद में थी पद्धतियाँ। पद्धतियों में कौन कौन सी, क्या क्या, कैसे, वो पद्धति क्या कहती है, और उसमें इम्पोर्टेंट लेखक कौन से हैं, और उसमें ख़ास बात क्या है। फिर हमने जो आधारभूत सामग्री के, जब भी आधारभूत सामग्री कौन सी है, तो उनमें नाम हमें हमारे दिमाग में आने चाहिए कि 5 थे, और उन 5 के नाम और उनको किसने लिखा और उनमें ख़ास बात क्या थी, इतनी चीज़ें हमें ध्यान होनी चाहिए। तो ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप भी आराम आराम से, यदि आप शुरू में पढ़ रहे हैं इसको, आपका बिल्कुल भी बेस तैयार नहीं है, तो आप भी ऐसे ही आराम आराम से पढ़े, धीरे धीरे पढ़े, चीज़ों को याद करते हुए चले। भले ही पूरी चीज़ें याद नहीं हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद हो, लेकिन उसको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि आगे तो धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी, तो अपने आप चीज़ें याद होने लग जाएगी। लेकिन शुरुआत में होता है, हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है चीज़ों को, तो हमें चीज़ें याद होती है। और अगर फिर भी याद नहीं हो, तो हमें बिना देखे उन चीज़ों को लिखने का प्रयास करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम जैसे पढ़ा रहे हैं किसी को, हम समझा रहे हैं, और हम पढ़ा कब पाएंगे, जब हमारे दिमाग में वो चीज़ें होगी, तब हम बता पाएंगे। तो वैसे ही आपको ऐसे इनको याद करना है, बिना देखे लिखने का प्रयास करना है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं। ये ज़्यादा दिन नहीं, शुरुआत में ज़्यादा होती है, तो शुरुआत में आपको ऐसे ही याद करना है। आगे हमें भी पता है कि हमारी आदत बन जाती है, फिर हमें चीज़ें धीरे धीरे अपने आप याद होने लग जाती है। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन शुरुआत में मेहनत करनी पड़ती है। तो आगे का जो इतिहास लेखन परंपरा है, वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। और आप पिछले जो प्रश्न पत्र आते हैं, यानी पीछे के जो जितने भी पेपर हुए हैं, वो आपको सारे सोल्व करने चाहिए। वो आपको देखने चाहिए कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। कहीं मैं इतना ज़्यादा लेवल का, बहुत ज़्यादा लेवल का तो नहीं पढ़ रही, या मैं इतना कम तो नहीं पढ़ रहा जिसमें से क्वेश्चन आए नहीं, इतने साधारण से क्वेश्चन आए नहीं, या बहुत कम आए तो एक लेवल को देख के चलना है। हालांकि हम थोड़ा सा गहराई से पढ़ते हैं या थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो उसमें तो हमारा फ़ायदा ही होता है, क्योंकि आगे में हमें एग्ज़ाम देना ही होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं भी पढ़ पाते हैं, तो भी हमें एक लेवल तक का तो पढ़ना ही चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।